हेलो वीवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर इस्लाम मोहम्मद तबाब हर्बल अड्डा से। आज का नया टॉपिक है हमारा यूट्राइन फाइब्राइड, जिसको हम मायोमा भी कहते हैं, लियोमायोमा भी कहते हैं और गर्भाशय की रसोली कहते हैं। ये बच्चेदानी या गर्भाशय में रसोली एक प्रकार की मस्कुलर ट्यूमर होते हैं जो गर्भाशय की दीवार में बनते हैं। रसोली की चिकित्सीय भाषा में अगर कहा जाए तो लियोमा भी कहते हैं या मायोमा कहते हैं। फाइब्राइड हमेशा कैंसरजनक नहीं होता है, यानी जो इसकी गांठें होती हैं ज़रूरी नहीं कि वो कैंसरस हों या मैलिग्नेंट हों, क्योंकि इसमें ज़्यादातर 90% सिर्फ मस्कुलर या फाइब्रोजेनस ट्यूमर ही होता है और ये कैंसर में तब्दील जल्दी नहीं होता है। ये अगर ये बड़ा हो जाता है, ट्यूमर अगर बड़े हो जाते हैं तो पेट में दर्द होता है, पीरियड्स या ब्लीडिंग में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। जो सिम्टम्स आते हैं उसके ज़रिए हमको मालूम होता है कि कुछ इसमें प्रॉब्लम है। ये आमतौर से 16 साल से 50 साल तक की उम्र में पाया जा सकता है। 35 साल की जो उम्र की महिलाएं होती हैं, 30% महिलाएं जो होती हैं 50 वर्ष की उम्र के लगभग 20 से 80% महिलाओं में प्रभावित होती हैं। यदि ये एक बार फाइब्राइड विकसित हो जाता है, ऐसा मानना है, जो मेनोपॉज तक बढ़ता है, उसके रीज़न ये है कि एस्ट्रोजन का स्तर जब कम होता है तो फाइब्राइड होना शुरू हो जाता है। लेकिन व्यूअर्स, आज मैं आपको यूनानी कॉन्सेप्ट से या आयुर्वेद कॉन्सेप्ट से या हर्बल कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है हमारे अपने हर्बल तरीके से, कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको सिकोड़ा जा सकता है, इसकी ब्लीडिंग को चेक किया जा सकता है, इसके जो सिम्टम्स हैं उससे काफ़ी कुछ बचा सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा एक अध्ययन किया गया, भारत में प्रजनन समय में 25% महिलाएं गर्भाशय में यूट्राइन फाइब्राइड पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर गर्भाशय में रसोली या यूट्राइन फाइब्राइड के हम अगर प्रकार जानना चाहें या यूट्राइन फाइब्राइड के टाइप्स जानना चाहें तो कितने प्रकार के यूट्राइन फाइब्राइड होते हैं, मैं इस पर मैं आगे बात करूंगा आपसे। तो सर्वप्रथम जो सबसे पहले नंबर पर जिसको रखा गया, सबम्यूकोजल यूट्राइन फाइब्राइड को रखा गया है। ये यूट्रस के अंदर या गर्भाशय के अंदर के अस्तर के नीचे उपस्थित होते हैं। इसके नाम से ही जानते हैं कि सब म्यूकोजल फाइब्राइड्स है, तो सब म्यूकोजा के नीचे ही पाया जाएगा और गर्भाशय की ओर ये फैलते हैं, यानी जस्ट ऊपर की तरफ आते हैं, कैविटी की तरफ आते हैं। इसकी वजह से इसमें मासिक चक्र के दौरान अधिक लंबे समय के लिए और अनियमित रक्तस्राव होता है, यानी मेट्रोलजिया, मेनोरेजिया या डीओबी कंडीशन इसमें पैदा होती है। सेकेंड मित्र बात करें हम इस पर, तो सेकेंड नंबर पर आता है सब सीरोजल यूट्राइन फाइब्राइड। ये फाइब्राइड यूट्रस के बाहर मांसपेशियों में या गर्भाशय की दीवारों में स्थित होते हैं। इनके कारण असामान्य अत्यधिक मासिक धर्म रक्तस्राव यानी मेंसेस होते हैं। इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, इवन इसमें जो पेन होता है वो कमर तक जा सकता है, रीढ़ की हड्डियों में भी जा सकता है। और इसके बाद नंबर आता है इंट्राम्यूरल यूट्राइन फाइब्राइड्स का। ये फाइब्राइड्स गर्भाशय की मांसपेशियों में स्थित होते हैं और गर्भाशय में या गर्भाशय गुहा यूट्राइन कैविटी के बाहर भी फैले हो सकते हैं। ये रीढ़ की हड्डी, एनस और हमारी जो कमर की हड्डियां होती हैं उस पर भी दबाव डाल सकते हैं। लेकिन जब तक ये इनके आकार बड़े नहीं होते हैं, ये कोई लक्षण नहीं पैदा करते, यानी इनके कोई सिम्टम्स नहीं पाए जाएंगे इंट्राम्यूरल फाइब्राइड्स के। जब ये बड़े होते हैं तो इनके सिम्टम्स हम समझ सकते हैं। एक और है आपका पेडिकुलर फाइब्राइड्स। ये रसौली गर्भाशय की दीवार के बाहर स्थित होते हैं लेकिन गर्भाशय से जुड़े होते हैं। ये रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालता है। जिस प्रकार पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है उसी प्रकार जो है महसूस होता है हमको कि हमको रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम होती है पेडिकुलर यूट्राइन फाइब्राइड की वजह से। सर्वाइकल फाइब्राइड्स, ये फाइब्राइड गर्भाशय की गर्दन में स्थित होते हैं और अत्यधिक असामान्य रक्तस्राव का कारण बनते हैं, जो हैवी इसमें ब्लीडिंग हो सकती है। गर्भाशय की जो रसौली होती हैं, यूट्राइन फाइब्राइड्स के सिम्टम्स जो होते हैं वो अधिकतर जो महिलाओं में गर्भाशय में रसौली से पीड़ित होने के कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। हालांकि असामान्य गर्भाशय, रक्तस्राव फाइब्राइड का सबसे
सामान कॉमन एक सिम्टम्स है। यदि ट्यूमर यूट्रस के यूट्राइन लाइनिंग के पास होते हैं, यानी अस्तर के पास होते हैं, या अस्तर में होने वाले रक्त प्रवाह में हस्तक्षेप करते हैं, तो ये अत्यधिक मात्रा में दर्दनाक, लंबे समय तक माहवारी का होना या मासिक चक्र में स्पॉटिंग का कारण बनता है। फाइब्राइड के कारण अत्यधिक रक्तस्राव होने पर महिलाओं में आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया में ग्रस्त हो सकती हैं। रसौली के लक्षण इसके आकार, गर्भाशय में उनकी स्थिति और पेल्विक ऑर्गन्स के करीबी होने पर निर्भर करता है। आकार में बड़े फाइब्राइड के जो लक्षण होते हैं वो पेड़ों में दर्द, पेल्विक पेन बहुत कॉमन है, और हमारे यूरिनरी ब्लैडर पर लगातार दबाव होता है, तो पेशाब बार बार आना या पेशाब को रुक जाना या पेशाब ज़्यादा आना, ये वही सिम्टम्स मिल सकते हैं। मल त्याग के दौरान दर्द के कारण मलाशय का दबाव का अनुभव होता है, यानी जब हम डेफिकेशन करते हैं या मोशन के लिए हम जाते हैं तो इसमें एक दबाव पड़ता है। कभी कभी रसौली बार बार होने वाले मिसकैरेज का कारण बनते हैं। यदि ऐसी स्थिति में इन्हें हटाया नहीं जाता तो महिलाएं गर्भवती नहीं हो सकती। तो मित्रों, जैसे आपने समझा कि इसमें दो कंडीशन बहुत कॉमन है, एक पेन, दूसरा इसमें कंसीव करती है लेडीज़ तो उसका मिसकैरेज, बार बार रिकरेंस मिसकैरेज होगा। इसमें जब हम जांच कराते हैं इसकी तो हमको मालूम पड़ता है कि ये किस टाइप का है, किस जगह पर है, कैसा है, उसकी डिटेल हमको आगे मिल जाती है। जैसा मैंने आपसे बताया कि इसके रीज़न्स अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है। तो एक तो जेनेटिक चेंजेस को मानते हैं, हार्मोन्स को मानते हैं कि हार्मोन्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो गर्भधारण के लिए प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय के स्तर के विकास को प्रोत्साहित करते हैं, जो एक मेम्ब्रेन बनती है या कह सकते हैं एक बेडशीट बनती है यूट्रस के अंदर, जिस कारण फाइब्राइड का विकास भी होता है। फाइब्राइड में समान गर्भाशय की कोशिकाओं की तुलना में अधिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स होते हैं। फाइब्राइड हार्मोन उत्पादन की कमी के कारण मेनोपॉज के बाद कम हो जाती है। रीज़न पहले बता चुका हूँ कि एस्ट्रोजन का लेवल जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे ये सिकुड़ते चले जाते हैं। अदर ग्रोथ फैक्टर्स में अगर देखें तो जो सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर टिश्यूज़ को बनाए रखने में मदद करते हैं, जैसे इंसुलिन, यदि फाइब्राइड के विकास में प्रभावित को करते हैं। डॉक्टरों का मानना है गर्भाशय फाइब्राइड में मायोमेट्रियम की स्टेम सेल में विकसित होते हैं। यूट्रस फाइब्राइड का जो विकास होता है भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, वो धीरे धीरे से तेजी से बढ़ सकते हैं या समान आकार के भी रह सकते हैं। कई फाइब्राइड जो गर्भावस्था में मौजूद होते हैं, गर्भावस्था के बाद या सिकुड़ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गर्भाशय समान आकार के वापस आ जाता है। गर्भाशय फाइब्राइड के जोखिम कारक क्या होते हैं? प्रजनन की उम्र वाली महिलाएं, इसके कॉजेज अगर मालूम करते हैं तो हेरिडिटी है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। यदि आपकी माँ या बहन को फाइब्राइड है तो आपको फाइब्राइड भी हो सकता है, ऐसा नई स्टडी से मालूम हुआ है। कम उम्र में जब मेंसेस की शुरुआत हो जाती है या हम लोग गर्भ निरोधक दवाओं का प्रयोग करते हैं, मोटापा है, विटामिन डी की कमी है, ज़्यादातर रेड मीट का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हरी सब्जियां हैं, फलों को कम सेवन करना, बियर और शराब का सेवन फाइब्राइड के विकास के जोखिम को बढ़ाता है। अगर आज हम अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ यूट्राइन फाइब्राइड्स की, इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा है कि जो हमारी अपनी बॉडी का वेट है यानी ओबेसिटी हमारी है, ओबेसिटी को कम करने के लिए नियमित हम अपना एक्सरसाइज करते हैं और जो भोजन आहार लेते हैं बहुत ही संतुलित आहार हम लोग लेते हैं। इसके साथ साथ में जो है नियमित डॉक्टर के टच में रहते हैं कि अगर कोई हमको प्रॉब्लम होती है, मेंसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है या पेन होता है पेल्विक में, तो हम डॉक्टर से टच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब इसकी अगर डायग्नोसिस ऑफ यूट्राइन फाइब्राइड की बात करते हैं कि डायग्नोस कैसे होता है, तो उमूमन अगर एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन कभी कभी हम अल्ट्रासाउंड किसी और पर्पस से कराते हैं तो हमको नॉर्मली मालूम हो जाता है कि इसमें यूट्राइन फाइब्राइड निकल आता है, या कोई सिम्टम्स लेकर आता है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है आ रही है या मिसकैरेज की बार बार की शिकायत आ रही है, तो हम उसका यूएसजी को करा सकते हैं। और यूएसजी बहुत ही कॉमन है और हर जगह अवेलेबल भी हो जाता है और इन्वेसिव बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद एमआरआई भी हम करा सकते हैं, उसका अगर साइज़ मालूम करना है, उसका टाइप से मालूम करना है। और इसके अलावा हिस्टेरोस्कोपी भी करा सकते हैं, लेप्रोस्कोपी भी करा सकते हैं।
हम बात करेंगे रसौली के इलाज के ताल्लुक से। यदि फाइब्राइड के कोई लक्षण नज़र आते हैं, हमको पेन है, हैवी ब्लीडिंग है, तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और जो है अगर मैं बात करूं हार्बल ट्रीटमेंट की इसमें, तो उसमें 2-3 तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है कि एक तो एक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, उसका अगर मेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं या पेन हो रहा है तो हमको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन चलानी पड़ती है, या हम जो मेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं तो उसकी दवा को चलानी पड़ती है। और साथ में हमारे पास कुछ ऐसी दवाएं हैं जो फाइब्राइड जिन कोशिकाओं से बना होता है, तो एंटी फाइब्राइड की कुछ दवा जो है हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन दवाएं हैं जो हम इसका प्रयोग करते हैं, और उससे इसका हम साइज़ को रिड्यूस यानी कर सकते हैं, साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, ब्लीडिंग को हम चेक कर सकते हैं। और अगर ह्यूज फॉर्म में है, 5 सेंटीमीटर से बड़ा यूट्राइन फाइब्राइड है या 6 सेंटीमीटर का यूट्राइन फाइब्राइड बड़ा फाइब्राइड है और ब्लीडिंग बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमारे सामने एक सर्जरी का भी ऑप्शन होता है। थैंक यू।